2008 मालेगांव बम धमाका मामले में आज की समाअत में 7 में से 4 मुलजमीन अदालत में हाजिर हुए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 3 दीगर मुलजमीन अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिस पर एनआईए की खुसूसी अदालत ने मुलजमीन की गैर हाजिरी पर नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने इन मुलजमीन को 4 जनवरी को किसी भी हालत में अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी। अदालत ने गैर हाजिरी की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। मुबैना लव जिहाद के मुलजिम नदीम की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर से रोक लगा दी है। नदीम पर मुजफ्फरनगर की एक शादीशुदा खातून से ताल्लुक़ रखने और ज़बरदस्ती उसका मजहब तब्दील कराने का इल्ज़ाम है। गुज़श्ता 19 नवंबर को खातून के शौहर अक्षय कुमार त्यागी ने नदीम के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में दर्ज होने वाली एफआईआर में खातून के शौहर ने इल्ज़ाम लगाया है कि नदीम मंसूरपुर गांव में रहता है और गुज़श्ता 4-5 बरसों से उसका घर में आना जाना है, लेकिन अब नदीम उसकी बीवी को वरगलाने और उसका मजहब तब्दील कराने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से बीवी की तब्दीली मजहब का खतरा पैदा हो गया है। योगी हुकूमत की तरफ से उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 नाफिज होने के बाद पुलिस ने एफआईआर में मुतल्लका ऑर्डिनेंस की दफात भी जोड़ दी। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने दलील कबूल करते हुए नदीम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मुजफ्फरनगर में एक आदमी ने एक रिपोर्ट लिखाई पुलिस को कि साहब हम 5 साल से इस गांव में रहते हैं और हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, और ये आदमी नदीम जो है ये हमारे घर में आना जाना हो गया इसका, और ये अब इसने कोशिश ये शुरू की है कि हमारी बीवी को भड़का करके बहका करके धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। इस एफआईआर के बेसिस पे ये रिपोर्ट दर्ज हुई और इसमें सेक्शन 3 और 5 जो नया वाला ऑर्डिनेंस है कन्वर्जन से रिलेटेड, उसके सेक्शंस भी ऐड कर दिए। तो वो कोई बहुत ज़्यादा अहम वो सेक्शंस नहीं है, बेलेबल है, सब बेल हो जाती है उसमें। इन ये वाले जो 3/5 इन्होंने लगाया ये कॉग्निजेबल है, इसमें 10 साल तक की सज़ा होती है, पुलिस बगैर किसी उसके अरेस्ट भी कर सकती है, इसलिए उसको परेशानी थी तो वो उन्होंने ये रिट फाइल किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, फारूक अब्दुल्ला को लेकर आई है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है। 1970 से ये हमारे आबा अजदाद की जायदाद है, सबसे आखिरी तामीर 2003 से पहले की है, जायदाद को अटैच करने का नहीं है कोई जवाब, उमर अब्दुल्ला ने कहा। फारूक अब्दुल्ला अपने वकला के राब्ते में हैं, तमाम बेबुनियाद इल्जामात का सामना करेंगे, फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में कहा। तो बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर। अब उमर अब्दुल्ला का कहना है कि 1970 से ये जायदाद उनके आबा व अजदाद की है, सबसे आखिरी तामीर 2003 से पहले की है, जायदाद को अटैच करने का नहीं है कोई जवाब, ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने। और साथ ही कहा कि फारूक अब्दुल्ला अपने वकला के राब्ते में हैं और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम बेबुनियाद इल्जामात का सामना करेंगे फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है और उमर अब्दुल्ला का कहना है कि 1970 से ये जायदाद आबा अजदाद की है, सबसे आखिरी तामीर 2003 में हुई, जायदाद को अटैच करने का कोई जवाब नहीं है, उमर अब्दुल्ला ने कहा। और साथ ही कहा कि फारूक अब्दुल्ला अपने वकला के राब्ते में हैं, तमाम बेबुनियाद इल्जामात का सामना करेंगे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में कहा। मुमताज़ मुजाहिद अशफाकुल्ला खान की बरसी के मौके पर भोपाल में उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद अशफाकुल्ला खान की 93वीं बरसी के मौके पर भोपाल की समाजी तंजीमों ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए मध्य प्रदेश हुकूमत से भोपाल में यादगार कायम करने का मुतालबा किया। समाजी कारकुनान का कहना है कि अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने साथ मिलकर सिर्फ मुल्क की आज़ादी की तहरीक के लिए परचम बुलंद नहीं किया था, बल्कि हिंदुस्तान की साजी विरासत के भी वो अमीन थे। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले मुजाहिद आज़ादी की यादगार कायम की जाए और उनकी खिदमात को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की।
वतन पर मरने वालों की यही खूबियाँ होती हैं कि जो लोग जान फिदा करते हैं उनको आने वाली नस्लें याद करती हैं। आज शहीद अशफाकुल्लाह खान की बरसी है। भोपाल से उनका एक गहरा रिश्ता और समाजी तंजीमें आज अशफाकुल्लाह को याद कर रही हैं। आइए जानते हैं उनके अपने मुतालबात क्या हैं। अशफाकुल्लाह खां का भोपाल से और मध्य प्रदेश से गहरा ताल्लुक़ है। भोपाल आ चुके हैं वो, और वो कम उम्र में वो शहीद हुए हमारे वतन के लिए, तो हम सब उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि भोपाल में अशफाकुल्लाह खां के लिए कुछ स्मारक या कुछ ऐसी याद बने जो आने वाली नस्लों को याद रहें। यकीनी तौर पर जब यादगार बनेगी, उनको पढ़ाया जाएगा निसाब में, तो कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो हमारी नई नस्ल के जहनों में बाकी रहेंगी। यकीनन अगर हमें इन लोगों के बारे में, शहीदों के बारे में अगर पढ़ाया जाएगा तो हमारी नस्लों को उनके बारे में मालूमात हासिल होगी। अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमारे देश के लिए किस किसने कुर्बानियाँ दी और किस तरीके से कुर्बानियाँ दी। नई नस्ल की जो है तरबियत होनी चाहिए। और फिर हम जब अशफाकुल्लाह खान की बात करते हैं तो हम राम प्रसाद बिस्मिल के नाम को फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के साथ साझी विरासत जुड़ी हुई है। बिस्मिल्लाह खां हों या शहीद अशफाकुल्लाह खां हों, ये लोग हमारे मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने वाले लोग हैं। और इन जैसे हज़ारों लोग जिन्होंने हमारे मुल्क की आज़ादी के अंदर कुर्बानी दी, हम उन सबको याद करते हैं और उन सबको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। जैसा कि आज शहीद अशफाकुल्लाह खां का दिन है, तो हम उनको खुसूसी तौर से उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के साथ साथ में ये भी कहना चाहेंगे। बेंगलुरु में बीजेपी ने आज मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान का यौम शहादत मनाया। इस मौके पर वतन अजीज़ के लिए अशफाकुल्लाह खान की कुर्बानियों को याद किया गया। बीजेपी के तहत बेंगलुरु में पहली मरतबा किसी मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी की याद में तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर साल 2001 में जम्मू कश्मीर में शहीद होने वाले बेंगलुरु के मेजर शफीक मोहम्मद खान गौरी और मेजर अशोक सांगली को याद करते हुए उनकी बीवियों को तहनीत पेश की गई। बीजेपी लीडरों ने कहा कि वो वोट बैंक की खातिर नहीं बल्कि मुजाहिद आज़ादी को हकीकी मानों में खराज पेश करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। कर्नाटक के ही सपूत टिप्पू सुल्तान शहीद को क्यों बीजेपी याद नहीं करती, इस सवाल पर पार्टी के अक़लियती लीडरों ने कहा कि वो टिप्पू सुल्तान की भी कदर करते हैं। वो अपने आप में एक तारीख है, नज़रअंदाज के सवाल पैदा नहीं हो रहा है। वो एक औलिया है। उनको क्यों नहीं मानती बीजेपी? देखो, किसी के मानने नहीं मानने से औलिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के साबिक एडीजी सैयद मोहम्मद अफजल को भोपाल में खराज अक़ीदत पेश किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल दारुस्सलाम में मुनक्किदा ताज़ियती जलसे में महकमे पुलिस के आला अफसरान के अलावा समाजी, सियासी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की और सैयद मोहम्मद अफजल के साने इर्तिहाल को इंसानियत के अजीम खसारे से ताबीर किया। सैयद मोहम्मद अफजल हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने महकमे पुलिस के मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए अपनी गिरां कदर खिदमात को अंजाम दिया और इसके अलावा उन्होंने अलीगढ़ में अलबरकात के नाम से जो तालीमी इदारा कायम किया था, वो अपनी मिसाल आप है। भोपाल में मुनक्किदा ताज़ियती जलसे में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। सिर्फ यादें ही नहीं, उनके कामों का और उनके एहसानों का कारवां इतना तवील है कि शायद ही कोई उसको एक जगह यकजा कर पाए। अफजल साहब एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में, एक शख्सियत थे और एक बहुत नायाब मोमिन थे। अफजल साहब के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो काफ़ी पुराना रहा और क्या उनकी पूरी ज़िंदगी एक, अगर देखा जाए तो एक मदद करने का एक कारवां है। जो आदमी उनसे मिलता, जो आदमी उनका दीवाना हो जाता और मदद करने का उनका जो जज्बा था, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा जज्बा किसी का नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करेंगे। इनके प्रोग्राम में शिरकत को लेकर चंद साबिक़ तलबा लीडरान जहां मुखालफत कर रहे हैं, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने उनकी आमद का इस्तकबाल किया है और कहा है कि MU एक मरकज़ी तालीमी इदारा है जो हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती चलता है, इसलिए हमें मुल्क के वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में शिरकत पर तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि हमारे सियासी नज़रियात कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म हम उनका इस्तकबाल करते हैं। उनका कहना है कि तालीमी इदारे को सियासत से दूर रखना चाहिए और वक्त का तकाजा है कि हम हुकूमत वक्त के साथ अपने ताल्लुकात को खुशगवार रखें।
सकती है। हमारी यूनिवर्सिटी 100% गवर्नमेंट से फंडेड है, यूजीसी फंडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है। तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, और इससे दूसरे लोगों का परसेप्शन भी चेंज होगा। जो मुखालफत हमारी होती है, अब प्राइम मिनिस्टर की वजह से बहुत से लोग वो मुखालफत नहीं कर पाएंगे। रोज़ाना जो लोग आते थे किसी न किसी बात पे, वो नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा मैसेज जाएगा, दुनिया में भी जाएगा। हमने दावत दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ना कि बीजेपी लीडर को। वो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये हमारा हक है कि वो आके हमारे इदारे में विज़िट करें। जैसे कि जितने भी जो 100 साल तकरीबात हुई हैं, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की हो, या जामिया मिल्लिया की हो, सब में किसी न किसी तौर पर मोदी जी ने शिरकत की है। हमारे लिए खुशी की बात है, तलबा बरादरी के लिए खुशी की बात है, आलुमनाई के लिए खुशी की बात है कि हम ऐसे मौके पर हम अपने वज़ीर आज़म को सुनने जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़ीर तालीम भी होंगे, और एक नई रोशनी, एक तालीमी रोशनी को आगे ले जाने का, एक गंगा जमनी तहज़ीब को आगे बढ़ाने का हमारे पास एक मौका होगा। बहुत बड़ा मैसेज दुनिया में जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक जो स्लोगन रहा है कि हम लोगों में विश्वास जीतने की कोशिश है, तो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे टर्म में ये पहले विश्वास जीतने का प्राइम मिनिस्टर का ये खिताब होगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत सारी सौगात को लेकर उत्साह पाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इस कैंपस को इस एक बड़ी सौगात का ऐलान भी करेंगे। मारूफ मौरख प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों में स्कॉलर आते हैं, यहाँ वज़ीर आज़म आए या ना आए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ख़ासकर ऐसे वज़ीर आज़म आ रहे हैं जो हिंदुस्तान की तारीख़ को मस्क करके बयान कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी के लिए कोई इज्जत की बात मालूम नहीं होती है। इरफान हबीबी ने कहा कि बीजेपी की पूरी पॉलिसी एक दूसरी दुनिया के तस्वुर की है, और तारीख़ में उनका बहुत गलत नज़रिया है। जिस उत्तर प्रदेश में वाक़ई यूनिवर्सिटी में वो आ रहे हैं, उसी रियासत में अभी हाल ही में लव जिहाद के नाम पर कानून बना है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का शुरू से ही यही एजेंडा रहा है कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ नहीं बल्कि मुसलमान उनके दुश्मन थे, और आज भी मुसलमान ही उनके दुश्मन हैं। स्कॉलर्स आते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए, उससे क्या फ़र्क दुनिया पे पड़ता है। और ख़ासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं, तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज़्ज़त की बात नहीं मालूम होती मुझे। जब हम तारीख़ पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कोई ये नहीं देखता कि मुसलमान केमिस्ट लिख रहा है या हिंदू केमिस्ट लिख रहा है। आपको तो ये देखना है कि आप इल्मी काम कितना करते हैं, और अगर उसमें साइंटिफिक स्पिरिट नहीं रहती है तो वो इल्मी काम बेकार होता है। हमेशा से आरएसएस का तो ये तरीक़ा ही रहा है, आज़ादी से पहले भी रहा, जब अंग्रेज़ नहीं बल्कि मुसलमान उनके दुश्मन थे। अब भी मुसलमान उनके दुश्मन हैं, और अपने आप को समझते हैं कि इसी से हमको वोट मिल रहा है, तो शायद इसी से मिलता हो। सर, क्या पीएम की विजिट जो अलीगढ़ में रहेगी, इसका इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ नहीं, मुझे नहीं लगता। अलीगढ़ ऐसी भी चीज़ नहीं है कि इस पर किसी का विजिट हो तो हिंदुस्तान मुल्क पे कोई इम्पैक्ट हो, तो एक यूनिवर्सिटी है। औरंगाबाद शहर में ऑल इंडिया क़याम इंसानियत और इस्लाह मुआशरा कमेटी की पहल से इस्लाह मुआशरा इजलास हुआ। इस इजलास में खिदमत खल्क के जरिए माशरती बिगाड़ को दूर करने और एक मिसाली मुआशरा तश्कील देने का बीड़ा उठाया गया। इस इजलास में अकाबिर मिल्लत ने कसीर तादाद में शिरकत की। होटल पर्ल्स में हुए इजलास में ख़वातीन ने भी शिरकत की और माशरती बिगाड़ के असबाब व अवामिल पर रोशनी डाली। इस मौके पर कदीम शहर के 3 पुलिस स्टेशनों की हदूद में 10 से ज़्यादा मोहल्ला जाती कमेटियाँ तश्कील देने का भी फैसला किया गया। समाज में आज हमको निकल कर देखना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं, मैं कहूँगी कि 70% बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास बैठकर पढ़ने के लिए एक रूम नहीं, जो झोपड़ों में रहते हैं, जो नालों के किनारों पे रहते हैं, जो 5 फीट की गलियों के किनारे रहते हैं, तो उनके पास पढ़ने के लिए आज जगह नहीं है। और यहाँ हमारी आलीशान मस्जिद, आलीशान टाइल्स के साथ, लाइट फिटिंग के साथ और वज़ू खानों के साथ, पानी की वाफर मिकदार के साथ बंद रखते हैं हम लोग इसको। तो हमको मस्जिद जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा जू पार्क बनने जा रहा है। चिड़ियाघर की तामीर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जरिए की जा रही है और इसे ग्रीन ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम के नाम से जाना जाएगा। तमाम तरह की ज़रूरी मंजूरी रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत से हासिल की गई है। रिलायंस ग्रुप के डायरेक्टर परिमल नथवानी ने इस पर खुशी जाहिर की है। चिड़ियाघर आवाम के लिए खुला रहेगा और दुनिया के बेहतरीन जू में शामिल होगा।
कोरोना वबा की वजह से प्रोजेक्ट में थोड़ी ताखिर हुई है। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। किसानों की तहरीक आज 24वां दिन है। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। मरकजी हुकूमत ने जो ज़रूरी कवानीन बनाए हैं इसकी मुखालफत में आज एहतजाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी और ये तस्वीर भी देखने को मिलती है कि अगर अलग अलग मज़ाहिब के लोग भी इस तहरीक में शामिल होने आते हैं और किसानों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। आज एक मुस्लिम भाई ने किसानों में बिस्किट तकसीम किए। उन्होंने कहा कि वो यहीं रहते हैं, लेकिन वो किसी वजह से बिहार गए हुए थे। ताहम किसान तहरीक को देखते हुए उनसे रहा नहीं गया और वो 2 दिन में ही बिहार से वापस आ गए। उन्होंने बताया कि अभी हमारे और साथी भी एहतजाज में आएंगे। आंदोलन की वजह से मैं बिहार से यहाँ तक आया और हम सबको चाहिए इनका साथ दें, इनकी हौसला अफजाई करें, जैसी भी यहाँ पर ज़रूरत पड़े हम इनकी मदद और हेल्प करें, क्योंकि किसान से ही सारा मुल्क जो है चलता है। अगर किसान ही हमारे परेशान होंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। तो हम सबसे हमारी गुजारिश है जो भाई किसान भाइयों का हर तरीके से हम साथ दें, जान से माल से कुर्बानी दें और इनके हौसला। वैसे तो मौजूदा वक्त में मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन कभी कभी इसके सामने भी ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी किताबों में खपाने वाले डॉक्टर्स भी अचंभे में रह जाएं और सोचने पर मजबूर हो जाएं। जी हाँ, लखनऊ में भी एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ है, जहां 1.5 साल के बच्चे ने खेल खेल में ही 65 मोतियों की माला निगल ली। घर वाले ये सोच सोच कर परेशान और हलकान होने लगे कि आखिर ये माला निकले तो कैसे निकले। लेकिन लखनऊ के एकिड्स अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने इसको मुमकिन बनाया। डॉक्टरों ने 5 घंटे मशक्कत करके ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया। डायरिया जैसा नहीं लग रहा था, देयर वाज समथिंग सस्पिशियस। हमें समझ में आ गया कि ये बात अब और गंभीर हो चुकी है। लखनऊ में 1.5 साल के बच्चे ने जब 65 मोतियों की माला को निगल लिया तो घर वाले हैरान रह गए। अस्पताल में डॉक्टरों से जब घर वालों ने मशवरा किया तो शुरुआती जांच में डॉक्टर भी हैरान रह गए। इस मुश्किल ऑपरेशन को करने वाली टीम में शामिल डॉक्टर साइमा खान क्या कुछ कहती हैं, आप भी सुनिए। पेशेंट हमारे पास बस उल्टी और पॉटी नहीं करने के कंप्लेंट से आया था और एक आध जगह दिखा करके फिर आया था हमारे पास। बट जब बेबी हमारे पास आया तो एक नॉर्मल डायरिया जैसा नहीं लग रहा था, देयर वाज समथिंग सस्पिशियस, जिस तरह की वो उल्टियाँ कर रहा था बार बार और काफ़ी तकलीफ में, पेन के साथ में। इवन दो कोई हिस्ट्री नहीं थी उसकी कि कुछ ऐसा उसने खाया पिया है, और हम भी जो डायरिया का मौसम होता है तो हम सबसे पहले बच्चों को यही तकलीफ होती है। तो फिर उसके बाद जब उसको वर्कअप करा तो हमें फॉरेन बॉडी मिला उसके एक्सरे में कि पेट में एक हमें माला की तरह दिखा। आपने फोटोग्राफ उसका एक्सरे का शायद देखा होगा। तो इमीडिएटली वी डिस्कस्ड विद डॉक्टर सुनील and he came and he visited and then we together took a call कि we'll go for surgery। उधर ऑपरेशन करने वाली टीम के सर्जन डॉक्टर सुनील कनौजिया का कहना है कि यह ऑपरेशन काफी मुश्किल था, क्योंकि बच्चे के पेट में मकनातीस जैसी कोई चीज थी जो लगातार चिपक रही थी। जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, उन फोर्सेप्स से हम पूरे के पूरे उस बच्चे के इंटेस्टाइन में हर जगह हमने उसको चला के देखा और इंट्रा ऑपरेटिव हमने एक्सरे भी कराया ताकि कोई गलती से कोई एक मैग्नेट कहीं बच न जाए और कहीं छूट जाए तो आगे तकलीफ न करें, तो हमने वो भी किया। खैर 5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद सभी मोतियों को बाहर निकाला गया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों का दावा है कि बच्चा अब पूरी तरह से सेहतमंद है और उसके जिस्म से सभी मोतियों की मालाओं को निकाल लिया गया है। It was a very complicated operation. I would say Dr. Sunil took almost 4-5 hours एक पूरी इतनी लंबी आंत में एक मैग्नेट ढूंढ करके उन्होंने निकाला। तो एक तरह से बच्चा परफेक्टली फाइन है और खेल कूद रहा है और पूरे खाना खा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए policybazaar.com पर आओ। डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इंग्लैंड, रूस और अमेरिका जैसे ममालिक में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद अब जल्द ही हिंदुस्तान में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अवामी सतह पर किस तरह वैक्सीनेशन की मुहिम की शुरुआत की जाएगी अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर मुख्तलिफ समाजी और मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस ताल्लुक़ से अलग अलग राय रखते हुए अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। एक तरफ जहां मेरठ में जमीयत उलमा हिंद ने वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के साथ ताउन की पेशकश की है, वहीं दूसरी जानिब हिंदू महासभा ने वैक्सीन के कारगर साबित होने पर आदम इत्मीनान का इजहार करते हुए वैक्सीनेशन मुहिम की खुलकर मुखालफत की है। मालेगांव शहर में गैर कानूनी तरीके से गाय की नस्ल के जानवरों का ज़बिया होने का इल्ज़ाम हमेशा से लगता आया है। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज़ में गाय की नस्ल के जानवर जब्त किए। पुलिस ने रास्ते पर और दीगर जगहों पर गोश्त फरोख्त करने वाले लोगों को भी रोक दिया। इस बात से परेशान होकर शहर के MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी ने पुलिस के जिम्मेदारान से मुलाकात की और कहा कि मालेगांव पर इल्ज़ाम हमेशा से लगता रहा है। उन्होंने कहा कि मालेगांव कानून की पासदारी करने वाला शहर है। गाय की नस्ल के जानवरों का ज़बिया बड़े पैमाने पर नहीं होता है। कुछ लोग कानून तोड़ते होंगे, मगर ये इल्ज़ाम सभी पर लगना गलत है। बिहार हुकूमत अक़लियती स्कीमों को पूरी तरह से फरामोश कर चुकी है, यह कहना है आरजेडी के सीनियर लीडर तनवीर हसन का। तनवीर हसन ने मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि अक़लियतों के फलाह के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली हुकूमत अक़लियती मंसूबों को ज़मीन पर उतारने में कभी संजीदा नहीं रही। तनवीर हसन ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत में चल रहे अक़लियती मंसूबे भी कागज़ पर हैं। इधर JDU के साबिक़ MLC असलम आज़ाद ने कहा कि नीतीश कुमार को RJD के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पैसे की कमी तालीमी सफ़र में रुकावट ज़रूर बनती है, लेकिन हौसला हो तो तलबा हर मैदान में अपना मकाम हासिल कर ही लेते हैं। पटना के मुस्लिम स्कूल के तलबा NCC के बैंड टीम में अपना मुनफरद मकाम हासिल किया है। ऐसे तलबा को हाई फाउंडेशन ने एजाज़ से नवाजा है। इस मौके पर तलबा ने कहा कि कौम मुल्क की खिदमत करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। आप देखिए रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। ये पटना का मुस्लिम स्कूल है।
मुस्लिम स्कूल की तारीख काफी शानदार रही है। मौजूदा वक्त में भी यहाँ के तुलबा तालीम के मैदान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। एनसीसी में शामिल स्कूल के तुलबा ने अपने मुल्क और कौम की खिदमत करने को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। ये माशी एतबार से बेहद कमजोर तुलबा है, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। बैंड बजा रहे तालिब इल्मों की ख्वाहिश हिंदुस्तान की फौज में शामिल होकर मुल्क का नाम रोशन करना है। ये स्कूल के एनसीसी बैंड टीम है। जिसने बिहार में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। ऐसे तुलबा को हाई फाउंडेशन ने एजाज से नवाजा है। हम लोग सर चाहते हैं कि हम लोग आर्मी में जाएं, आगे से आगे हम लोग अच्छा से अच्छा सर्टिफिकेट मिले, यानी सी लेवल पर हम लोग सर्टिफिकेट मिले तो हम लोग आर्मी में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। और हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग आगे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें। जी, जितने भी बीआईपी विजिट होते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो गए या ब्रिगेडियर सर आते हैं या दिल्ली से एडीजी सर आते हैं या जितने भी आर्मी मतलब हाई लेवल रैंक्ड ऑफिसर हैं जो भी आते हैं, उनका वेलकम जो हमारी टीम करती है। मैं हमारे सीनियर साकिब भी और हमारे सर हैं, हम लोग दिल्ली तक जाना चाहते हैं और अच्छा कुछ करना चाहते हैं। हम अच्छा बने और अच्छा लेवल पर जाएं और जहाँ जहाँ अच्छे प्रोग्राम हुए वहाँ तक हम लोग पहुँचें। और क्षेत्रीय स्तर पर भी द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार। तो ये बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, यानी इनको मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इनके अच्छे परिणाम को देखते हुए इस विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल अहमद हई साहब ने इन्हें पुरस्कार के तौर पर जींस और जैकेट दिया। मुस्लिम स्कूल के सदर डॉक्टर अहमद अब्दुल हई के मुताबिक बगैर तालीम के कोई भी समाज जिंदगी के असल धारे में शामिल नहीं हो पाता है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि द स्काई इज द लिमिट, तुम आसमान छू सकते हो। अभी हमने किसी के पता 3 दिन पहले हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया, उन्होंने 4 बच्चों को लेकर ट्रेन करना शुरू किया एनडीए के लिए। एनडीए जाते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें से 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए। अब अगर जो एनडीए सेलेक्ट हो गया है तो कम से कम मेजर जनरल तो हो ही जाएगा वो। आमतौर पर अक़लियती स्कूलों के तलबा फौज में जाने को लेकर हिचकिचाते हैं, लेकिन मुस्लिम स्कूल के तालिब इल्मों का शौक फौज में जाकर मुल्क की खिदमत करना है। दानिश्वरों के मुताबिक वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त में गरीब तुलबा को बेहतर राह दिखाने की कोशिश की जाए तो समाज में हाशिए पर खड़ी आबादी भी मुल्क के लिए एक असासा साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए